करते अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की कत्ल केसेस की यादाश्तों में से आज एक और कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चूँकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे इसी पर मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादा इन्हीं की स्टोरीज़ पेश कर रही हूँ। मुझे ख़ुद तो और सिलसिले भी पसंद हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ मैं ज़रा कम हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की पसंद डेवलप हो जाए वक्त के साथ साथ, तो इसलिए अभी उनका रेशो थोड़ा कम है और ये वाली कहानियाँ मैं ज़्यादा सुना रही हूँ। आज की कहानी का नाम है ख़ज़ाना। मर जाने वाले एक शख्स का ये किस्सा है जिसका आगाज़ उसकी मौत के बाद हुआ। उसने क्या किया था कि उसकी औलाद ने उसे कब्र में भी चैन से सोने नहीं दिया। उसका मुर्दा पुलिस वालों के लिए मुअम्मा बन गया। शोरगुल, पकड़ धकड़, जंजीरों की झनकार, मुजरिमों का ताक़ुब, पुरख़तर लम्हात, मज़लूमों की फ़रियादें, ज़ोर आवरों की लंतरानियाँ, गोलियों की ठाएँ ठाएँ और डाकुओं से मुकाबले। आज ये सब कुछ किस्सा माजी बन चुका है। ये भूली बसरी यादें बाज़ औक़ात दिल में अजीब सा एहसास पैदा करती हैं। इस ज़ईफ़ुल उम्री के दौर में कभी लॉन में टहलते हुए और कभी आराम कुर्सी पर ऊँघते हुए बसा औक़ात दिल में ख़याल आता है कि क्या ये सब वाक़यात वाकई मेरे साथ पेश आए थे या मैंने कोई ख्वाब देखा था। हाँ, शायद दुनिया में यही होता है। ज़िंदगी की वलवला अंगेज़ियाँ या तो यादों में गुम हो जाती हैं या तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं। तो आइए यादों के दरीचे वाह करें और जवानी की वलवला अंगेज़ दौर के चंद सफ़हात पर नज़र डालें। वो गर्मियों के दिन थे और सुबह का वक्त था। मैं कलफ लगी वर्दी में मलबूस तेज़ चलता हुआ थाने में दाखिल हुआ। वहाँ दर्जन भर अफराद मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उनमें शबीना ड्यूटी के दौरान गिरफ़्तार होने वाले अफराद भी थे और साइलीन भी। मैं जल्दी जल्दी मामलात निपटाने लगा। साइलीन में एक अधेड़ उम्र औरत भी थी। उसे साफ़ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और मतवसत तबके की फ़र्द मालूम होती थी। उसके साथ उसका नौजवान बेटा भी था। उसने अपना नाम ज़रीना और अपने बेटे का नाम तनवीर अब्बास बताया। उसका शौहर, जिसका नाम ग़ुलाम अब्बास था, गुज़श्ता रात से लापता था और उसे डर था कि उसके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो। तुमने अपने शौहर को आखिरी बार कब देखा था? मैंने पूछा। और वो किस काम के लिए घर से निकला था? कल रात खाना खाने के बाद वो टहलने के लिए बाहर निकला था, उसने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद वो वापस नहीं आया। क्या मतलब? क्या वो तुम्हें खबर हुए बग़ैर वापस आ सकता था? आजकल गर्मियों की वजह से वो छत पर सोता है, हम लोग सहन में सोते हैं। रात को उसके जाने के बाद मैंने छोटे मोटे काम निपटाए और अपने बिस्तर पर लेट गई। बाहर का दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ दिया था। सुबह जब मैंने छत पर जाकर देखा तो बिस्तर खाली पड़ा था। आपस में कोई नाराज़गी तो नहीं थी? नाराज़गी तो कोई नहीं थी। अगर नाराज़गी हो भी तो वो घर छोड़कर कभी नहीं जाता। तो फिर वो वापस क्यों नहीं आया? तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है? इस किस्म की दुश्मनी तो किसी से नहीं है। इस किस्म से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कि हमारा कोई आदमी कभी गुम नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। हम लोग ज़ुबानी कलामी दुश्मनी से कभी आगे नहीं बढ़े। क्या तुमने अपने मिलने जुलने वालों और रिश्तेदारों के घरों से मालूम कर लिया है? जी हाँ, सब जगह मालूम करने के बाद ही आपके पास आए हैं। अल्लाह खैर करे कोई ऐसी वैसी बात ना हो गई हो। मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी और ज़रीना बेगम को फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाकर रुखसत कर दिया। 2 घंटे के बाद हेड क्लर्क के कमरे से झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैं सूरत हाल मालूम करने का इरादा कर ही रहा था कि हेड क्लर्क 3 आदमियों के हमरा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। एक आदमी सूती वास्कट और धोती में मलबूस था और वास्कट के नीचे कमीज़ नहीं थी। सांवले रंग का वो मस्कीन सा आदमी पैरों से नंगा था। दीगर 2 आदमियों ने उसे दाएं बाएं से पकड़ रखा था और वो एहतजाज करते हुए खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जिन 2 अफराद ने उसे पकड़ रखा था उनमें से एक अधेड़ उम्र और दूसरा नौजवान था।
ان کے لباس اور رکھ رکھاؤ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ باپ بیٹا تھے اور جس شخص کو انہوں نے پکڑ رکھا تھا وہ گورکن تھا۔ اس کو بند کریں جی، نوجوان نے کہا، اس نے ہمارے دادا جی کی لاش غائب کر دی ہے۔ اس کے بازو چھوڑ دو اور آرام سے ساری بات بتاؤ۔ یہ جھوٹ ہے سرکار، گورکن نے عاجزانہ انداز میں ہاتھ جوڑ کر کہا، ان کا مردہ خود ہی غائب ہوا ہے۔ ہم جدی پشتی اس قبرستان میں کام کر رہے ہیں، ہم نے 90 سال کا گلا سڑا مردہ رکھ کر کیا کرنا تھا جی؟ اوئے منہ سنبھال کے بات کر، ادھیڑ عمر شخص نے کہا، میرے باپ کا ادب سے نام لے، اگر دوبارہ گلا سڑا مردہ کہا تو جبڑا حلق میں اتار دوں گا۔ تھانے دار صاحب، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جی، گورکن نے فریاد کی، ان کے خلاف رپٹ لکھیں جی۔ اوئے چپ کر، کھوتے دا کھر نہ ہوئے تھے۔ ادھیڑ عمر شخص نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ مار لو بچوں، چنگی طرح مار لو، گورکن نے رونے والی آواز میں کہا۔ گارڈ نے کسی مار کے پسلیاں نہ توڑی تو میرا بھی نام خوشی محمد نہیں۔ تم لوگ خاموش ہو جاؤ، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، آپس میں بات نہیں کرو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے ادھیڑ عمر شخص سے پوچھا۔ میرا نام صادق علی ہے، اس نے جواب دیا، اور یہ میرا بیٹا اکرم ہے۔ کل میرے والد کا انتقال ہوا، ان کا نام سخاوت علی تھا، ہم نے کل ہی انہیں دفن کر دیا۔ اس بدبخت نے رات کو ان کی لاش غائب کر دی۔ خوشی محمد، گورکن نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا مگر میں نے اسے چپ کرا دیا اور صادق علی سے پوچھا، اس نے لاش کیوں غائب کر دی ہے؟ کیا یہ لاشوں کا کاروبار کرتا ہے؟ یہ تو اسی کو معلوم ہوگا، اس کو ذرا پھینٹی شنٹی لگائیں، خود ہی سب کچھ اگل دے گا۔ تم کو کیوں نہ پھینٹی شنٹی لگاؤں؟ میں نے غصے سے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ لاش اس نے غائب کی ہے؟ اس نے خود ہمیں بتایا ہے۔ میرے استفسار پر خوشی محمد نے بتایا کہ وہ قبرستان سے ملحق ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ گزشتہ رات تقریباً 1:30 بجے کوئی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور 2-3 بار آواز بھی لگائی مگر آس پاس کوئی بندہ یا پرندہ نظر نہیں آیا۔ وہ اندر جا کر بستر پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھے یا پونے گھنٹے کے بعد اس نے دوبارہ کھٹکے کی آواز سنی اور پھر اٹھ بیٹھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہر سو گہری تاریکی تھی۔ جو آواز اس نے سنی تھی وہ قبرستان کی طرف سے آئی تھی۔ وہ پودوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا اور تاریک قبرستان میں نظر دوڑائی۔ اچانک اس نے ایک مردے کو قبر سے نکلتے دیکھا۔ اس نے یہی لفظ استعمال کیا تھا، بقول اس کے وہ مردہ سر سے پیر تک سفید کپڑے میں یا بالفاظ دیگر کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ ایک قبر سے نکل کر ایک طرف چل دیا۔ خوشی محمد نے کہا، اگرچہ اس کا ساری زندگی مردوں سے واسطہ رہا ہے لیکن اس چلتے پھرتے مردے کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ مردہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا تو وہ ہمت کر کے واپس مڑا اور گھر جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے اس پراسرار واقعے کو قدرت کے رازوں میں سے ایک راز سمجھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی کہ اس قبر کو جا کر دیکھے جس میں سے مردہ نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اگلی صبح 10 بجے کے قریب اتفاقاً اس کی نظر سخاوت علی کی قبر پر پڑ گئی۔ قبر کھلی پڑی تھی۔ تب اسے خیال آیا کہ رات کو اس نے جس قبر سے مردہ نکلتے دیکھا تھا وہ یہی قبر تھی۔ وہ سیدھا صادق علی کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ اس کے باپ کا مردہ قبر میں سے غائب ہو گیا۔ صادق علی نے شور مچا دیا اور خوشی محمد کو پکڑ کر تھانے لے آیا۔ خوشی محمد کی پوری بات سننے کے بعد میں نے صادق علی سے پوچھا، تمہیں اس کی بات پر شک کیوں ہے؟ کیا یہ مردوں کا کاروبار کرتا ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ خود سوچیں، بھلا یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ لاش قبر سے نکل کر چلی گئی؟ اس کے نوجوان بیٹے اکرم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر اس کی بات مان بھی لی جائے تو دادا جی کو سیدھے گھر آنا چاہیے تھا۔ ہیڈ کلرک نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے دادا جی کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا تھا۔ جس شخص کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہو وہ کیسے گھر واپس جا سکتا ہے؟ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ وہ قبر سے نکلا کیسے؟ میں نے صادق علی سے پوچھا، کیا تم نے خود جا کر اپنے باپ کی قبر کا معائنہ کیا ہے؟ نہیں جی، اس کی بات سن کر میرا تو دماغ ہی ٹھکانے پر نہیں رہا۔ تم لوگ باہر بیٹھو، میں نے کہا، میں فارغ ہو کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ 15-20 منٹ کے بعد میں اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک اور شخص میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے تنکوں کی ہوادار ٹوپی پہن رکھی تھی اور عمر اس کی 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ وہ کسی گواہی کے سلسلے میں پہلے بھی تھانے آ چکا تھا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد کہا، ملک صاحب، مجھے جانا تو کسی عامل کامل کے پاس چاہیے مگر میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔
जनाब, मसला ये है कि हमारी ये कोठरी पर जिन्नात ने कब्ज़ा कर लिया है। ये कोठरी मवेशियों के बाड़े के कोने पर वाक़या है। कुछ दिन पहले हमारी एक भैंस मर गई, हमने कोई ख्याल नहीं किया। फिर 3 मुर्गियाँ गायब हो गईं, हमने कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन जब दूसरी भैंस ने रात के वक्त आसमान की तरफ मुँह करके डकराना शुरू किया तो हमें फ़िक्र लाहक हुई। हम समझ गए कि आसमानी बला ने हमारे बाड़े का रास्ता देख लिया है। हमने मौलवी साहब से बात की। उन्होंने इशा की नमाज के बाद बाड़े में अमल करना शुरू किया। 3 रातें खैरियत से गुजर गईं। चौथी रात आसमान से पत्थर बरसने लगे। 2 पत्थर मौलवी साहब के सर पर लगे। अगर उनके सर पर पगड़ी ना होती तो उनका काम तमाम हो जाता। वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागे। सुबह उन्होंने मुझसे कहा, वली मोहम्मद, तुम्हारी कोठरी पर किसी बहुत ही खबीस जिन ने कब्ज़ा कर लिया है। उससे टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। तुम अपने मवेशी यहाँ से हटा लो। जनाब, मैंने मौलवी साहब के मशवरे पर अमल किया और मवेशी दूसरी जगह बांधने शुरू कर दिए। कल रात बाड़े की तरफ से नलका चलने की आवाज़ आई। उस वक्त रात के 2 या 3 बजे होंगे। मेरी बीवी ने डरते डरते दीवार के ऊपर से बाड़े की तरफ देखा तो जनाब उसने अजीब नज़ारा देखा। नलका चल रहा था, पानी भी गिर रहा था, मगर चलाने वाला कोई नहीं था। मेरी बीवी के मुंह से चीख निकल गई और वो बेहोश होते होते बची। अगर मैं उसे संभाला ना देता तो वो ख़त्म हो जाती। मैंने कहा, हो सकता है अंधेरे की वजह से उसे नलका चलाने वाला नज़र ना आया हो। जनाब, मेरी घरवाली ने कभी झूठ नहीं बोला। तुमने खुद क्यों नहीं देखा? मैंने पूछा। वो झिझकते हुए बोला, मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है जी। हकीम जी ने मुझे ऐसी चीज़ों से दूर रहने का मशवरा दिया है, इसलिए ज़रा एहतियात ही करता हूँ। ये कैसे पता चला कि नलका चलाने वाला कोई जिन था? जनाब, मैं सबूत अपने साथ ले आया हूँ। उसने जेब में हाथ डाला और पीले रुमाल में लिपटी हुई कोई चीज़ मेरी तरफ बढ़ाई। ये देखें। सुबह मैंने 4 आदमी साथ लिए और कोठरी में जाकर देखा। नलका कोठरी के बिल्कुल साथ है। यही कोई 4 कदम का फासला होगा। वहाँ से ये 2 चीज़ें हमारे हाथ लगी। मैंने पीला रुमाल खोला तो अंदर से चांदी की एक अंगूठी और रुई की एक मुअत्तर फरीरी बरामद हुई। ये अंगूठी तो खुरे पर पड़ी थी, उसने मज़ीद कहा, और ये फरीरी कोठरी के दरवाजे के बीच से मिली है। और तुम्हारा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें उस खबीस जिन की मलकियत हैं जिसने तुम्हारे बाड़े पर कब्ज़ा कर रखा है? और किसकी हो सकती हैं जी? उसने कहा, मैंने सुना है कि चांदी और खुशबू जिन्नात की पसंदीदा चीज़ें। तुमने अपना नाम क्या बताया था? वली मोहम्मद। देखो मियाँ वली मोहम्मद, ये जो हमारा कानून ताज़ीरात है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये जिन्नात पर लागू नहीं होता। इसलिए बेहतर यही है कि हमारा वक्त ज़ाया ना करें। मलिक साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने खुद अपने कानों से नलके की आवाज़ सुनी थी। नलका चलाना कोई जुर्म नहीं है, मैंने उठते हुए कहा, और मैं इस किस्म के जिन्नात को नहीं मानता जो पुरस्रार ताकतों के मालिक समझे जाते हैं। अब मकान ही बेचना पड़ेगा, उसने मायूसी से कहा। मेरी घरवाली कई बार कह चुकी है कि ये सारी खराबी कब्रिस्तान की वजह से। कब्रिस्तान के पास घर होगा तो यही होगा। कब्रिस्तान के नाम पर मैं चौंका। मैंने उसका पता नोट कर लिया और कहा कि वो घर जाकर मेरा इंतज़ार करे। पुराने वक्तों के उस कब्रिस्तान में झाड़ियाँ और दरख्त कसरत से उगे हुए थे। कब्रों में कोई तरतीब नहीं थी और बेशतर कब्रें बारिश की वजह से बैठ गई थीं। खुशी मोहम्मद एक कब्र के सामने जा ठहरा और बोला, जनाब, ये है उनके दादा की कब्र। कब्र खुदी हुई थी और खाली थी। मैंने देखा कि लाहत के नीचे की ज़मीन भी खुदी हुई थी। मैंने सादिक अली से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे वालिद को इसी कब्र में दफन किया गया था? उसने कब्र के सराने की तरफ इशारा किया जहाँ एक छोटी सी तख्ती गड़ी हुई थी। उस पर मतवफ़ी का नाम और तारीख़ वफ़ात वग़ैरह लिखी थी। ये तख्ती मैंने अपने हाथ से यहाँ गाड़ी थी। गोरकन ने तस्दीक करते हुए कहा, कब्र तो यही है जी। मैंने गोरकन से कहा, और तुम्हारा कहना है कि इस कब्र से तुमने मुर्दे को निकल कर जाते देखा था? अल्लाह ही बेहतर जाने कि वो क्या चीज़ थी। मुर्दा था, कोई फरिश्ता था या कोई इंसान। वो जो कोई भी था सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। अल्लाह गवाह है, मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे इसी कब्र से निकलते देखा था। वो सामने मेरा मकान है। उसने एक नीम पुख्ता मकान की तरफ इशारा किया जो कब्रिस्तान की करीबी दीवार के साथ बना हुआ था। दीवार महज 3 फीट ऊंची थी और उसे एक बच्चा भी फलांग सकता था। मकान के करीब अंदर दाखिल होने का रास्ता भी नज़र आ रहा था। उसे रास्ता ही कहा जा सकता था। क्यों? मोहम्मद बात जारी रखते हुए बोला, आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ से इस कब्र तक ज़्यादा फासला नहीं है। उस वक्त अच्छा खासा अंधेरा था।
लेकिन फिर भी मुझे कफन में लिपटा हुआ मुर्दा नज़र आ गया। वो इस कब्र से निकला और उस तरफ चला गया। मेरी जगह कोई और होता तो उसका दम ही निकल जाता। जिस तरफ उसने इशारा किया था उस तरफ कब्रिस्तान से परे मकान नज़र आ रहे थे। मैं दोबारा कब्र का जायज़ा लेने लगा। कब्र को बाकायदा खोदा गया था, सारी मिट्टी बाहर पड़ी थी। बिलफर्ज अगर कोई ज़िंदा इंसान कब्र में दफन हो जाता तो वो बाहर नहीं निकल सकता था। ताहम अगर वो अपनी रूहानी और जिस्मानी क़ुव्वतों को बरोकार लाते हुए बाहर निकल भी जाता तो उसे सारी मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं थी। मलिक साहब ये झूठ बोलता है, सादिक अली ने कहा। सोचने की बात है, कभी मुर्दे भी कब्रों से निकले और बात सिर्फ लाश की नहीं है। क्या मतलब? मैंने पूछा। दूसरी बातों को छोड़े अब्बा जी, अकरम ने जल्दी से कहा। कब्रों की रखवाली करना इसकी जिम्मेदारी है। अगर दादाजी की लाश ना मिली तो हम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे महसूस हुआ कि बीच में कोई गड़बड़ ज़रूर थी। कोई खुफिया राज था जिसे वो जाहिर नहीं करना चाहता था, और वो राज या तो कब्र से ताल्लुक़ रखता था या उस लाश से। मैंने कहा, खुशी मोहम्मद, ये तो किसी तगड़े आदमी का काम मालूम होता है। लाहत भी खुदी हुई है, मुर्दे में इतनी जान कहाँ से आ गई, और फिर उसको नीचे खुदाई करने की क्या ज़रूरत थी? जनाब, ये बात तो वही जाने जिसने ये काम किया है, खुशी मोहम्मद ने कहा। या अल्लाह जाने, मैंने तो जो देखा था वो आपको बता दिया, इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। उसके लहजे में आजिज़ी थी, वो झूठा नहीं मालूम होता था। मैं सादिक अली को एक तरफ ले गया और कहा, सादिक अली, इस मामले में कोई घुंडी ज़रूर है। मैं इस बात में तुम्हारे साथ इत्तेफाक करता हूँ कि कब्र बाहर से खोदी गई है, किसी ने बाकायदा लाश निकाली है, लेकिन इसमें खुशी मोहम्मद का हाथ नज़र नहीं आता। मुझे ये बताओ कि लाश के जिस्म पर कोई कीमती चीज़ तो नहीं थी, कोई सोने या हीरे की अंगूठी वगैरह? बात करते वक्त मेरी नज़र उसके चेहरे पर थी। वहाँ मुझे ऐसे तासरात नज़र आए जो मेरे अंदाज़े की तस्दीक करते थे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसने तामल करते हुए कहा। कोई शख्स एक अंगूठी के लिए पूरी लाश गायब नहीं कर सकता। ये बात भी माकूल थी। तभी मुझे वो चांदी की अंगूठी याद आ गई जो वली मोहम्मद नामी शख्स ने मुझे दिखाई थी। मैंने सोचा, हो सकता है उस अंगूठी का मरने वाले से कोई ताल्लुक़ हो। अगरचे वो इतनी कीमती अंगूठी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई अमली अहमियत भी हो सकती है, यानी वो किसी बुज़ुर्ग का तोहफ़ा या कोई करामाती अंगूठी भी हो सकती है। लाश की गुमशुदगी की बात बस्ती में फैल चुकी थी और लोग कब्रिस्तान में इकट्ठा होना शुरू हो गए। मैंने सादिक अली को साथ लिया और वली मोहम्मद का पता पूछते हुए उसके दरवाजे पर पहुंच गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने हमें बैठक में बिठाया और जल्दी से शरबत बनाकर ले आया। फिर उसने जिन्नात की कहानी शुरू कर दी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, वली मोहम्मद, मैं वो चांदी की अंगूठी दोबारा देखना चाहता हूँ। वो अंदर गया और पीले रुमाल में लिपटी हुई अंगूठी ले आया। अंगूठी के साथ खुशबूदार फरीरी भी मौजूद थी। मैंने ये अंगूठी मौलवी साहब को भी दिखाई है, उसने कहा। उनका कहना है कि ये जिन्नाती अंगूठी है। उन्होंने मुझे इस जैसी सोने की अंगूठी बनवाने का हुक्म दिया है। ये अंगूठी बतौर तावान जिन्नात की खिदमत में पेश की जाएगी। मैंने वो चांदी की अंगूठी सादिक अली और उसके बेटे को दिखाई और पूछा, क्या तुमने ये अंगूठी पहले भी कभी देखी है? सादिक अली ने अंगूठी देखकर भवें सुकेड़ी और अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोला, पुत्र अकरम, ये अंगूठी तो... हाँ जी, ये तो चांदी की अंगूठी है, अकरम ने जल्दी से कहा। हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। नौजवान अपने बाप से ज़्यादा होशियार नज़र आता था। उसने दूसरी दफ़ा बाप की बात का रुख बदला था। वाज़े तौर पर दोनों ने उस अंगूठी को पहचान लिया था, लेकिन मैंने इस मौजू को ज़्यादा नहीं छेड़ा और दोनों को रुखसत कर दिया। वली मोहम्मद ने कहा, मलिक साहब, आप वकूए का मुआयना भी करते जाएं, हो सकता है उधर से कोई और सबूत आपके हाथ लग जाए। चलो, मैंने कहा, वकूआ भी देख लेते हैं। वो मुझे सहन की तरफ से बाड़े में ले गया। खासा कुशादा बाड़ा था। एक तरफ छप्पर के नीचे खुरली बनी हुई थी और साथ ही एक कच्चा कोठा था जिसके करीब ही एक नलका था। दाहिनी तरफ वाली दीवार के ऊपर से कब्रिस्तान नज़र आता था। दरमियान में एक कच्ची सड़क थी। बाड़े के बैरूनी दरवाजे का एक पट टूटा हुआ था, जिसका मतलब यह था कि कोई भी शख्स बआसानी अंदर आ सकता था। बाड़ा सुनसान पड़ा था। इधर उधर सूखा चारा बिखरा पड़ा था। मैंने नलका चलाकर देखा, वो ठीक काम करता था। खुरे में लाल मट्टी नज़र आ रही थी। वहाँ किसी ने कीचड़ आलूद हाथ या पैर धोए थे। मैंने वली मोहम्मद से पूछा, क्या यहाँ किसी ने हाथ पैर धोए थे? जिन्नात ने धोए होंगे, उसने जवाब दिया। जब से जिन्नात की मशहूरी हुई है उसके बाद से कोई बंदा इधर नहीं आता। मैंने कच्चे कोठे में नज़र डाली। अंदर सिवाय एक कोदाल के कुछ नहीं था। इस डकार के लिए माजरत, सलवे अफ्तारी की हुई है ना, तो
अब डकार तो आते रहेंगे, नज़रअंदाज कीजिए। वली मोहम्मद ने झिझकते हुए अंदर नज़र डाली और बोला, ये कुदाल पता नहीं किसकी है। मैं कुदाल को उठाकर बाहर ले आया और उसका जायज़ा लेते हुए कहा, ये भी जिन्नात की मालूम होती है। कुदाल के फल पर मिट्टी लगी हुई थी, जिससे ये अंदाज़ा होता था कि उसे हाल ही में इस्तेमाल किया गया था। वाज़ेह तौर पर सखावत अली की कब्र उसी कुदाल से खोदी गई थी। मैं टूटे हुए दरवाजे के करीब गया और वहाँ से कब्रिस्तान की तरफ निगाह दौड़ाई। खुशी मोहम्मद गोरकन ने कब्र से निकलने वाले शख्स का जो रुख बताया था वो बाड़े की उमूमी सिमत में था। मेरे जहन में सूरत हाल का नक्शा कुछ यूँ बना। सखावत अली की कब्र खोदने वाला शख्स अपना काम मुकम्मल करने के बाद बाड़े में आया था। उसने कुदाल कोठे के अंदर रख दी थी और नलके पर हाथ पैर धोए थे। हाथ धोते वक्त उसने अपनी अंगूठी उतार कर खुरे के किनारे पर रख दी थी और जाते वक्त उसे उठाना भूल गया था। खुशबूदार फरीरी गालिबन उसके कान से घिर गई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि सखावत अली की लाश कहाँ थी। आज की ये सनसनीखेज़ कहानी अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली किस्त का आप भी बेचैनी से इंतज़ार कीजिए मेरे साथ साथ, और देखते हैं कि जिन्नात की ये कहानी क्या रुख इख्तियार करती है। और जो मुर्दा कब्र से निकलकर गायब हो गया है तो इसमें क्या मुअम्मा है। क्या वो लाश खुद कब्र से निकली है, क्या उसे ज़िंदा दफन कर दिया गया था, या फिर किसी ने उसकी लाश को निकाल लिया है कब्र से। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगली किस्त में। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।